नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। राजनीति के क्षेत्र में पिछले 2 दिन से गजब की हलचल है। उसकी वजह क्या है आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी 2-3 दिनों से अमेरिका में हैं। 3 या 4 दिनों की अमेरिका यात्रा पर थे और वहाँ जिन लोगों के साथ उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो जो वक्तव्य उनके द्वारा दिए गए, उस वक्तव्य ने राजनीति के क्षेत्र में भूचाल सा पैदा कर दिया है। वो जब भी बाहर जाते हैं, आमतौर पे हर 2-4 महीने के बाद वो बाहर जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं और वहाँ उनकी जो मीटिंग होती है उनमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं कि पूरे देश के लोग एक तरह से शर्मसार हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये उनका ये बयान किस दृष्टिकोण से दिया गया और क्यों दिया गया। ऐसे ऐसे बयान दे दिए जाते हैं उनके द्वारा, ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जिसका न कोई औचित्य होता है न कोई मूल्य होता है। अब ऐसे तर्कहीन और मूल्यहीन अगर बातें की जाएं जिसका कोई और छुर ना हो, आप उसे क्या कहेंगे। जहाँ कोई विषय ना हो, कोई मुद्दा ना हो, उस क्षेत्र में भी उस मुद्दे को उठाया जाए, उस मुद्दे को हवा दी जाए, इसे आप क्या कहेंगे। साजिश के अलावा आप क्या कहेंगे। एक ऐसा व्यवहार आप मान लीजिए जैसे कहीं राख का ढेर है और उसको लकड़ियों से खोद करके उसमें चिंगारी की तलाश की जाए। यही किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, और इसके साथ सिर्फ वही नहीं इसमें लगे हुए हैं। सत्ता की जो चाहत है, गांधी नेहरू परिवार आरंभ से चूँकि पीढ़ियों से सत्ता का सुख भोगते आए हैं, तो सत्ता को या प्रधानमंत्री की कुर्सी को ये परिवार अपनी दासी समझता था। अब वो कुर्सी तो चली गई और लगातार तीसरी बार जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से ये परिवार तो बौखलाया है ही, साथ में जो इनके सहयोगी हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो भी बहुत बौखलाए हुए हैं। बहुत कोशिशें हुई कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की सीटें घटें, कम हो, तो सीटें तो घटी, लेकिन इनका पूरा प्रयास था कि मोदी जी की सीटें इतनी सिमट जाएं ताकि सत्ता हमें हाथ आ जाए। ऐसा नहीं हुआ। अब ये बौखलाहट में सत्ता के चले जाने से जो मन की पीड़ा है, जो मन की व्यथा है, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है और अब वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल रही है। तो किस रूप में निकलेगी। कहीं न कहीं साजिश होगी, कहीं न कहीं इस तरह के बयान दिए जाएंगे कि वही जो हमने चिंगारी वाली बात कहा, उस चिंगारी को खोजने की तलाश की जाए, उस तलाशा जाएगा, खोजने का प्रयास किया जाएगा उस राख के ढेर से। प्याले में फूंक मार करके तूफान पैदा करने की कोशिश होगी और यही समय हो रहा है। राहुल गांधी जब अमेरिका की यात्रा पर हैं तो वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सिखों के बारे में कि हमें ये देखना है कि सिखों को पगड़ी पहनने की और कड़ा पहनने की आज़ादी मिलती है कि नहीं, ये पहन करके गुरुद्वारे में जाने की छूट मिलती है कि नहीं। अरे भाई आप बताइए, इस देश में रोक कब है। किसी को अपने धर्म के प्रति आचरण करने के लिए किसी ने रोका नहीं है।
हर कोई अपने हिसाब से स्वतंत्र है अपने धार्मिक रीति रिवाज को निभाने के लिए, अपने पारंपरिक त्योहारों को निभाने के लिए, अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए सभी आज़ाद हैं, सभी स्वतंत्र हैं और सब ऐसा करते हैं। फिर उनके इस स्टेटमेंट का समर्थन कौन किया? एक मशहूर आतंकी संगठन और उसका मुखिया जो खालिस्तान का समर्थक है, पन्नू जिसका नाम पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसके संगठन ने इस बात की काफ़ी प्रशंसा की है। उसने सहमति जताई है कि हम भी यही कह रहे हैं कि सिखों के साथ वहाँ अन्याय होता है। वहाँ जातिगत भेद की भी बात किया। वो ये भी कह गए कि हम आरक्षण को हटाने की कोशिश करेंगे। जब आलोचना हुई तो अपनी बात से को सुधारते हुए उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि जो पक्षपात है, जो पिछड़ापन है, अगर वो दूर हो गया तब हम आरक्षण को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो सीमा से आगे बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। वहाँ किन लोगों से मिलते हैं ऐसा भी पता चला। ऐसी फ़ोटो दिखी मीडिया के द्वारा कि वो उन लोगों से मिल रहे हैं जो भारत के विरोध में लगातार स्टेटमेंट देते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। तो ये कुल मिला के ये भूमिका है क्या चीज़? क्या आपको ये नहीं लगता है जैसे अभी कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे बांग्लादेश की घटना को लेकर के कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। उसके बाद ये राहुल गांधी का बयान। अभी एक दिन पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक जनसभा में ये कहा कि अगर इस लोकसभा चुनाव में मेरी 20 सीटें ज़्यादा आती तो ये सब के सब जेल में होते। इनके गठबंधन के एक सहयोगी सपा के मुखिया वो कहते हैं कि जो बुलडोज़र जो इस समय चल रहा है, अगर हमारी सत्ता आए तो बुलडोज़र का मुंह अयोध्या की तरफ भी हो सकता है। ये सारे कथन, ये सारे वक्तव्य सिर्फ चुनावी कथन नहीं है, इनको एक में एक पिरो करके देखिए, एक के बाद एक पिरो करके देखिए कि ये तीसरी बार मोदी के सत्ता में आने के बाद जो बेचैनी है विपक्ष की, और विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि कभी 2 महीने में सरकार गिरेगी, कभी 4 महीने में गिरेगी, कभी 1 साल के अंदर कहते हैं गिर जाएगी। माने इनके अंदर धारणा यही है कि कोई न कोई एक बात कह के इस समाज को अशांत किया जाए, इस समाज में एक ऐसी चिंगारी या तो जातिवाद की या पुराने पड़ चुके आतंक की चिंगारी ऐसी सुलगाई जाए कि उसका व्यापक असर समाज पर हो और ये सरकार अस्थिर हो, इस सरकार पर आरोप लगाए जा सकें। इसका नुकसान किसका होगा? सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बदलेंगी, ठीक है, इस समाज पर, इस देश पर क्या असर होगा? तो क्या सिर्फ ये मान लिया जाए कि सिर्फ कांग्रेस और उसके सहयोगियों के द्वारा ये बुना गया जाल है? ऐसा नहीं है। आप सोचिए, बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, सत्ता पलट दिया गया, और उससे पहले शेख हसीना ने, वहाँ की पीएम ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका इस प्रयास में है कि यहाँ एक द्वीप या एक हिस्सा उसके संरक्षण में आ जाए, जिससे वहाँ अपना एक सैन्य बेस स्थापित कर सके। एक अलग ईसाई राष्ट्र बनाना चाहता है अमेरिका। उसके बाद ये घटना हुई, और जिस तरीके के संदेश पूरे दुनिया को मिल रहे हैं उससे एक ही बात जाहिर होती है कि कहीं न कहीं इस देश की तरक्की से दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, यूरोपीय संघ,
जैसे देश और चाइना, इन तीनों को ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि भारत की तरक्की इनके लिए बाधक है। भारत तरक्की करेगा तो शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा तो इन पर जो निर्भरता है वो कम होगी, पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। चाइना हमसे वैसे भी परेशान है, सीमाओं की समस्या को लेकर चाइना की दाल गल नहीं रही है। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में अभी चाइना से व्यापार वाणिज्य का कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन बहुत से ऐसे बातें हैं जिससे चीन काफ़ी प्रभावित हो रहा है, उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है। पहले की अपेक्षा व्यापार चीन से आयात कम हुआ है। हालांकि इतना कम नहीं हुआ है कि चीन पर कोई खास असर पड़े, लेकिन चीन को व्यापार के क्षेत्र में भी दिक्कतें हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर भारत ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका पर भी निर्भरता कम हुई है, यूरोपीय संघ पर भी निर्भरता कम हुई है भारत की। तो इन देशों को लगता है कि जैसे जैसे भारत की तरक्की होगी वैसे वैसे हमारे हाथ से दूर निकलेगा इस देश का व्यापार। जो पहले आयात पर निर्भर था, अब भारत धीरे धीरे निर्यात पर अपने निर्यात की गति को बढ़ा रहा है, उस निर्यात की सीमा का विस्तार कर रहा है। उसका असर इन्हीं अमीर देशों पर पड़ेगा और पड़ भी रहा है। चूँकि भारत का बाज़ार वैश्विक है, बड़ा बाज़ार है, सबकी चाहत है कि भारत में निवेश हो और भारत उस क्षेत्र में प्रयास भी कर रहा है। तो आर्थिक उन्नति, सैन्य उन्नति, सामाजिक उन्नति, ये सारे अवयव मिल करके पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो बड़े देश हैं। और इधर बीच जो पिछले 4-5 साल से जो भारत ने एक ग्लोबल साउथ की जो कल्पना साकार की है और उस पर लगातार आगे बढ़ रहा है, उससे दुनिया के बड़े देश भी सशंकित हैं। अगर ये संगठन मजबूत हुआ, ग्लोबल साउथ के साथ जो भारत का जो गठजोड़ है, अगर ये मजबूत हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमज़ोर होगा। तो ये सारी बातों को एक साथ देखना चाहिए और तब ये मूल्यांकन करना चाहिए कि जो यहाँ की विपक्ष की पार्टियाँ जो जिस आवेश में बोल रही हैं, जिस उत्तेजना के साथ, आप इनकी उत्तेजना को देखिए, आप इनकी भाव-भंगिमा को देखिए। ये सिर्फ कमेंट नहीं करते, ये सिर्फ इनका स्टेटमेंट भर नहीं है, ये इनका आक्रोश भी दिखता है उसमें। और ये आक्रोश यही बताता है कि हमें अवसर मिलने दो, फिर हम बताएंगे। इधर आपने चुनावों के समय, चुनाव से ठीक पहले आपको एक स्टेटमेंट आया था कांग्रेस की तरफ से, जैसे चुनाव के दौरान ही आया था, चुनाव जैसे बीता और ये पूरे चुनाव के दौरान भी ये आया था उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात। चूँकि दक्षिण भारत में अभी भी कांग्रेस का जनाधार अच्छा है, उत्तर भारत में कमज़ोर है, क्षेत्रीय पार्टियों का बाहुल्य ज़्यादा है, कांग्रेस बहुत कमज़ोर रही है उत्तर भारत में। और राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो वो ये बात क्या कहना चाहते हैं? उत्तर और दक्षिण को भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया जाए। उत्तर भारत के लोगों को हिंदी भाषी माना जाता है, दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ियन भाषी माना जाता है। और इस देश में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ था। तो राहुल गांधी की प्लानिंग क्या है? भारत को टुकड़ों में बांटा जाए अलग अलग तरीके से, जैसे सोवियत संघ का बंटवारा हुआ, बिखरा। सवाल अनेक उठते हैं और अनेक तरह से जाल फेंके जा रहे हैं इस समाज पर, इस देश के लोगों पर, लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही। विदेशों में इसीलिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि हर 2-4 महीने के बाद जो विदेशों में जाते हैं और अपने स्टेटमेंट से एक तहलका मचा देते हैं, एक आडंबर, एक
तूफान खड़ा करने की कोशिश करते हैं, राख में चिंगारी खोजने की कोशिश करते हैं, और उनके सहयोगी संगठन इसमें मदद करते हैं। उनकी उससे मिलते जुलते स्टेटमेंट दिए जाते हैं यहाँ। तो आप इसे क्या मानेंगे? बहुत बड़ा सवाल इस देश की जनता के लिए भी है, इस समाज के लिए भी है कि उनके सामने किस तरह की चुनौतियां पैदा की जा रही हैं। आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा है, आपको आक्रोशित करने के हर अवसर तलाशे जा रहे हैं। तो ये जो विपक्ष की चाल है, देश के अंदर से लेकर देश के बाहर तक, इनकी सोच को आप समझिए, इनकी प्लानिंग को आप समझिए। इनके सत्ता हाथ से निकल जाने का आक्रोश इतना है, बेचैनी इतनी है, आक्रोश भी है, बेचैनी भी है और छटपटाहट भी है। ये तीनों का मिश्रण जब आता है तो व्यक्ति क्या करता है? उसके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसे ऐसे वाक्यांश निकलते हैं, ऐसे ऐसे विचार पैदा होते हैं कि वो विध्वंसक होते हैं। तय यहाँ की जनता को करना है कि वो कैसे, किस तरह से अपने आप को संभाले। अगर इनकी बातों का भरोसा किया जाए तो समाज का सब कुछ लुट जाएगा, घर संसार परिवार समाज सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। और ये लोग वही चाहते हैं। आतंकी संगठनों के मन की बात कहना, कौन सा दुनिया का कोई उदाहरण आप बताइए, दुनिया के किसी कोने में क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसा करती हो, देश के खिलाफ जहर उगलती हो, समाज में लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट के और उनको उकसाती हो, आपस में लड़ो। इस समाज में एक व्यवस्था है शासन की, वो संविधान के तहत गवर्न होती है। संविधान भी बना तो लगभग 3 साल की अथाह मेहनत के बाद बना, काफ़ी सोच विचार के बाद बना। त्रुटियां हुई हैं, समय समय पर जब भी शासन बदला है, शासक बदला है, अलग अलग समय पर त्रुटियां हुई हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो वो दौर कुछ और था। हो सकता है उन्होंने ये सब, इस तरह का समय आएगा 60 या 70 दशकों बाद, उन्होंने ये कल्पना न की हो। सबको समान अधिकार के रूप में संविधान बना, और उस संविधान का दुरुपयोग जिस तरह से समय समय पर हुए, 75 का आपातकाल आप भूले नहीं होंगे। आज की युवा पीढ़ी भले न जानती हो, लेकिन जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो जानती है इस बात को। संविधान को अनेक बार तोड़ा मरोड़ा गया 2014 से पहले, और आज उसी की आड़ में इस समाज के लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो इस साजिश को देश की जनता को समझना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय की बात है, लेकिन जो विपक्ष कर रहा है, और जो खास तौर से राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए इतने बेचैन हैं कि वो देश के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार है, आप चौकन्ना रहिए, आप सचेत रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।